आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, इनके डिफिनीशन क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है। तो आज की इस लेक्चर में हम इन बातों को डिटेल के साथ समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन क्या है। पहला डिफिनीशन इसका कुछ यूं हम करते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो, जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड हो, कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो, उन कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये पहला डिफिनीशन था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का किया गया था। बाद में पता ये चला, बाद में ऐसे कंपाउंड आ गए, यानी ये डिफिनीशन पहले किया गया लेकिन बाद में ऐसे कंपाउंड आ गए जिसमें कार्बन मौजूद था लेकिन वो स्टिल वो कंपाउंड जो थे वो ऑर्गेनिक नहीं थी। उनके प्रॉपर्टी जो थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन इसमें आ गई, एक्सेप्ट ऐसे कंपाउंड आ गए अगरचे उसमें कार्बन मौजूद था लेकिन वो स्टिल उनके प्रॉपर्टी जो थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मेटल एलॉयज जिसमें स्टील स्पेशली, इसी तरह कार्बोनेट्स, वेरियस किस्म के जो कार्बोनेट्स थे, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इसी तरह साइनाइड्स, साइनेट्स और साथ जो थी वो जो कार्बन है उसके जो ऑक्साइड्स है और सल्फाइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जिसमें फॉर एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन की ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड। अगरचे देखिए इसमें कार्बन मौजूद है दोनों में लेकिन स्टिल ये जो कंपाउंड है, ये जो ऑक्साइड है कार्बन की, ये सेल ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। इसी तरह सल्फाइड्स, कार्बन की सल्फाइड्स, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। इसी तरह जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जिसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड, ग्रेफाइट। तो ये ऐसे कंपाउंड बाद में आ गए, ऐसे कंपाउंड आ गए जिसमें स्टिल क्या था, कार्बन मौजूद था लेकिन कार्बन की एग्जिस्टेंस के बावजूद भी ये जितने कंपाउंड थे, चाहे वो साइनाइड्स है, सल्फाइड्स है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है या जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये स्टिल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे लेकिन फिर भी ये क्या थे, ये ऑर्गेनिक के नेचर नहीं थी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थी। तो पहला डिफिनीशन क्या था, ये था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उसमें क्या आ गई, ये एक्सेप्शन आ गई। ये पहला डिफिनीशन था। दूसरे डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। कंपाउंड, वो कंपाउंड हैविंग एसेंशियल एलिमेंट, यानी वो कंपाउंड जिसमें एसेंशियल या जो मेजर एलिमेंट है वो कौन सा हो, वो कार्बन हो। इसी तरह जनरली एलिमेंट, जनरली उसमें मौजूद हो हाइड्रोजन और कॉमनली उसमें हो, कॉमनली एलिमेंट
उसमें ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो, एंड सेल्डमली और कभी कभार उसमें फास्फोरस हो और हेलोजन हो, एक्स यानी हेलोजन। दूसरा डिफिनीशन ये है, यानी ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जिसमें एसेंशियल एलिमेंट, हैविंग एसेंशियल एलिमेंट या मेजर एलिमेंट उसमें कौन सा हो, उसमें मेजर एलिमेंट कार्बन हो। जनरली एलिमेंट अगर हम उसकी बात करें वो हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन उसमें जनरली मौजूद हो। कॉमनली उसमें जो एलिमेंट हो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, और कभी कभी उसमें फास्फोरस भी हो सकता है और हेलोजन, एक्स का मतलब है हेलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कभी कभार उसमें हो सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा डिफिनीशन। अब कुछ कंपाउंड ऐसे आ गई, सम कंपाउंड्स, बाद में जब रिसर्च हुआ तो सम कंपाउंड ऐसे आ गई, ऐसे कंपाउंड डिस्कवर आ गई जिसमें मेटल मौजूद था। क्या मौजूद था? मेटल, उसमें मेटल मौजूद था, और वो कंपाउंड उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मैच कर रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। और फिर उस मेटल को, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी मेटल उसमें थी? मैग्नीशियम, लिथियम, लेड, ये एलिमेंट उस कंपाउंड में मौजूद थी, और वो कंपाउंड जो था उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मैच कर रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो फिर इन कंपाउंड को एक स्पेशल नाम दिया गया जिसमें मेटल मौजूद था और उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो मैच कर रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। इनको फिर अलग नाम दिया गया ऑर्गेनोमेटालिक्स। और ऑर्गेनोमेटालिक की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गेनोमेटालिक की एग्जांपल है CH3, मैग्नीशियम, क्लोरीन। अब देखिए ये एक ऑर्गेनोमेटालिक है, इसमें मैग्नीशियम क्या है? ये एक एलिमेंट मौजूद है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, और इनके जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मैच करती है। तो फिर इस कंपाउंड को, इन कंपाउंड को अलग नाम दिया गया ऑर्गेनोमेटालिक्स। एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल है C2H5 और लेड। ये दो इथाइल है और इसके साथ क्या है? लेड है। तो इसको फिर हम कहते हैं क्या? ये है ऑर्गेनोमेटालिक्स। इनके जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अब आते हैं तीसरी डिफिनीशन की तरफ। तीसरा जो डिफिनीशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives are called, यानी जो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, और उनके जो डिराइवेटिव्स है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड या वो एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हाइड्रोकार्बन की क्या है? जिसमें कार्बन हो सिर्फ और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन और कार्बन बेस जो कंपाउंड होते हैं, ये दो चीज उसमें होती है, कार्बन हो और दूसरा उसमें हाइड्रोजन हो, तो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन की क्या है? मीथेन CH4, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इथेन C2H6, ये क्या है? ये इथेन है। तो ये एग्जांपल है किस चीज की? हाइड्रोकार्बन की। इसी तरह बेंजीन C6H6, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। एंड देयर डिराइवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन हो और उनके जो डिराइवेटिव्स है उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिराइवेटिव्स का क्या मतलब है? यानी हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स का मतलब क्या है? मान लीजिए CH4 है
ये CH4, इससे हमने एक H को रिमूव किया, -H, हमने एक H रिमूव किया मीथेन से, तो ये बना CH3, मिथाइल और मेथल। और इस मेथल के साथ हमने किसी और फंक्शनल ग्रुप को, किसी और ग्रुप को अटैच किया। फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ अटैच किया OH, अल्कोहल। तो अब ये क्या, ये डिराइवेटिव है किस चीज की, हाइड्रोकार्बन की। इसी तरह अगर हमने CH3 के जगह एक रिमूव किया और OH की जगह मैंने क्लोरीन को अटैच किया, अल्काइल हैलाइड है ये, तो ये क्या कहलाता है, ये डिराइवेटिव। इसी तरह अगर बेंजीन के लिए C6H6 है और इससे मैं एक H को रिमूव कर लूं, तो ये बन जाएगा C6H5 फिनाइल, और इसके साथ मैं NH2 को ऐड कर लूं, NH2 एक ग्रुप को मैंने इसके साथ अटैच कर लिया, तो ये कहलाते हैं किस, क्या, ये डिराइवेटिव्स कहलाते हैं किस चीज की, हाइड्रोकार्बन की। तो लास्ट डिफिनीशन ये हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि जो हाइड्रोकार्बन है वो और उनके जो डिराइवेटिव्स है, इन दोनों को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हुए 3 डिफिनीशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब आते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली जो पहले ओल्ड कंसेप्ट था वो ये था कि पहले इस कंपाउंड को जितने उस वक्त मौजूद थे उन तमाम कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे, दूसरे को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ओल्ड जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हुआ था, यानी जिस सोर्स से, कौन से सोर्स से कंपाउंड बने हैं उस सोर्स के बेस पे इनको ये नाम दिए गए थे। तो क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले हुआ था, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इनका जो बेस था, यानी किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया था, वो था सोर्स। कौन से सोर्स से ये हासिल होते हैं? एक को कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो जनरली क्लासिफिकेशन था कंपाउंड का वो ये था, जो कंपाउंड थे वो 2 हिस्सों में डिवाइड थे। कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाते थे एक, और दूसरी को इनऑर्गेनिक कहलाते। ऑर्गेनिक उन कंपाउंड को, एक्चुअली जो ऑर्गेनिक का वर्ड है ये ऑर्गेनिज्म से निकला है। ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं कि ये लिविंग बॉडी को कहते हैं, लिविंग बॉडी, लिविंग चीज को ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को कहा जाता था जो हासिल होते थे, जो ऑब्टेन होते थे लिविंग सोर्स से, यानी जो कंपाउंड लिविंग सोर्स से हासिल होते थे, लिविंग सोर्स से जो कंपाउंड हासिल होते थे उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। फॉर एग्जाम्पल लिविंग सोर्स में क्या है, प्लांट्स है प्लस एनिमल्स है, यानी जो एनिमल बॉडी से या प्लांट से हासिल होती थी उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। इसके मिसाल फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर जो है चीनी, ये प्लांट से हासिल होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है क्योंकि ये प्लांट से हासिल होते थे। इसी तरह जो यूरिया है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये पहले ये यूरिन से हासिल, यूरिन कहां से आते हैं, यूरिन लिविंग बॉडी से आते हैं, लिविंग बॉडी में तैयार होते हैं, तो इस वजह से यूरिया को क्या कहा जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये एक लिविंग बॉडी से हासिल होते हैं। तो जो कंपाउंड लिविंग बॉडी से हासिल होते थे, ऑब्टेन होते थे, उनको क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और जो किसी और सोर्स से, नॉन लिविंग सोर्स से हासिल होती थी, जो नॉन लिविंग सोर्स से हासिल होते थे, नॉन लिविंग सोर्स से, उनको इनऑर्गेनिक कैटेगरी में शुमार किया जाता था और इसमें काउंट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल इसमें मिनरल्स है और ओर्स है जो कि हासिल होते हैं नॉन लिविंग सोर्स से। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके बारे में एक मशहूर थ्योरी है,
वो थ्योरी बर्जीलियस ने पेश की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। 1815 में बर्जीलियस नामे एक साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक थ्योरी पेश की थी, मशहूर थ्योरी है जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? पहला पॉइंट, बर्जीलियस ने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये लिविंग बॉडी में तैयार होता है, या यूं कहिए कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके प्रिपरेशन के लिए, सिंथेसाइजेशन के लिए या इसके सिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फोर्स की जरूरत है। उस फोर्स को वाइटल फोर्स कहते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सिंथेसिस के लिए, अगर हम बनाना चाहते हैं कि हम सिंथेसिस करना चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए जरूरी है क्या? एसेंशियल फोर्स जरूरी है, एसेंशियल फोर्स। और उस एसेंशियल फोर्स को कॉल्ड वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनाने के लिए एक वाइटल और एक इंपॉर्टेंट फोर्स की जरूरत है, और उस इंपॉर्टेंट फोर्स को कहा जाता है वाइटल फोर्स। इसी नाम की वजह से इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट उसने ये कहा कि ये जो वाइटल फोर्स है ये एग्जिस्ट करता है इनसाइड द लिविंग बॉडीज। ये जो वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द लिविंग बॉडीज। यानी जो वाइटल फोर्स है ये जरूरी है किस चीज के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। और ये जो वाइटल फोर्स है ये प्रेजेंट है, ये एग्जिस्ट करता है इंसानी जिस्म के अंदर। इस थ्योरी को, इन पॉइंट्स को, ये मेन पॉइंट्स इस थ्योरी की। तो तीसरा पॉइंट उसने ये कहा कि लैब में अगर कोई चाहे कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना चाहता हूं तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि लैब में आपके पास वाइटल फोर्स नहीं है। क्योंकि वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करता है ओनली एंड ओनली इनसाइड द लिविंग बॉडी, और लैब में आपके पास कोई लिविंग बॉडी है नहीं जिससे आप वाइटल फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके और वो आपको हेल्प कर सके, हेल्प दे इस कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में। तो तीसरा पॉइंट उसने ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to synthesize organic compound in the laboratory। या यूं कहिए कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो ये थ्योरी कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फोर्स की जरूरत होती है, उस फोर्स को वाइटल फोर्स कहा जाता है, और वो वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करता है इनसाइड द लिविंग बॉडीज। और तीसरा पॉइंट उसने ये कहा कि अगर कोई ये सिंथेसाइज करना चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तो वो नहीं कर सकता। वजह यह है कि उसके लिए वाइटल फोर्स जरूरी है, और वाइटल फोर्स ओनली एग्जिस्ट करता है इनसाइड द लिविंग बॉडी। इसलिए ये इम्पॉसिबल है किसी भी शख्स के लिए कि वो लैब में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सके। ये 1815 में पेश की बर्जीलियस ने। इसके चंद साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक वोलर, और उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। उसने यूरिया को अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट को हीट दिया जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अपने लैब में, और उसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने यूरिया को, कार्बामाइड को, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया अपने लैब में। इसी वजह से जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ये 1828 में रिजेक्ट हो गई।
तो अब पढ़ते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। कैसे वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई? तो 1828 में फ्रेडरिक वॉलर इस साइंटिस्ट ने ये अपने लैब में काम कर रहा था और इसने अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट, इसको हीट किया अपने लैब में। इसको जब उसने हीट किया तो उनके पास जो कुछ बना, जो कंपाउंड बना, पहले तो उसको पता नहीं था कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। और क्या था, जब उसने हीट किया, एक्सपेरिमेंट किया और बाद में देखा, गौर से देखा, उसको एग्जामिन किया, तो उसको पता चला कि ये जो उनके पास जो कंपाउंड बना है ये यूरिया है, कार्बामाइड यूरिया है। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो कंपाउंड है यूरिया, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो अमोनियम साइनेट है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में क्या किया, अमोनियम साइनेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपनी लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूरिया उनको बनाया। तो इससे क्या हुआ, जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उनका मानना था कि लैब में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बना नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन यहां देखिए, यहां किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। इसने नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर किया। तो इसी तरह रिजेक्ट हो गई जो वाइटल फोर्स थ्योरी है। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा रास्ते ओपन हो गए फॉर द सिंथेसिस, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे वो काम ही नहीं कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस पे लेबोरेटरी में, क्योंकि उनके वाइटल फोर्स थ्योरी उनके जहन में थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक तो आप किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट जो था वो किसी किस्म के काम नहीं कर रहे थे कि वो लैब में इसको सिंथेसाइज कर सके। लेकिन जब ये कंपाउंड बना तो बहुत सारे रास्ते ओपन हो गए साइंटिस्टों के लिए कि अब हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं लैब में। तो फिर इस थ्योरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में, लेबोरेटरी में जो है वो प्रिपेयर करी और सिंथेसाइज करी।